नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर जयवीर शाह और मैं एक पेटेंट एजेंट भी हूं। मेरा पेटेंट एजेंट नंबर है 3339 एंड आज मैं आपके पास एक वीडियो लेके आया हूं जो है क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 30 तक के क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से 2018-2016 जो पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन के थे उससे ही है। तो उसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स आपके सामने हैं। अगर आपको 10 टू 20 या 0 टू 10 भी देखने हैं तो आप अभी जो रिफ्लेक्ट हुई थी प्लेलिस्ट उसको देख सकते हैं या फिर एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, प्लेलिस्ट में जाइए और सारे वीडियोस देखिए। चलो बात करते हैं 21st क्वेश्चन के बारे में। An applicant has filed an international application on 5/7/2012। क्या किया है? इंटरनेशनल एप्लीकेशन फाइल की 5/7/2012 को। तो ये एक डेट है। बेस्ड ऑन द प्रोविजनल एप्लीकेशन इन इंडिया ऑन 8/8/2011, यानी पहले इंडिया में प्रोविजनल एप्लीकेशन फाइल की गई। कौन सी डेट है? 8/8/2011। और बाद में इंटरनेशनल एप्लीकेशन फाइल की गई, वो कौन सी डेट है? 5/7/2012। ओके, इंटरनेशनल एप्लीकेशन है यानी पीसीटी के थ्रू ये बात कर रहे हैं। ओके, तो 12 महीने हो चुके हैं, परफेक्ट है, 12 महीने के अंदर ही करना होता है। एंड अगेन फाइल्ड नेशनल फेज एप्लीकेशन इन इंडिया ऑन 10/9/2013। तो अभी नेशनल फेज एप्लीकेशन वापस इंडिया में ही कब है? 10/9/2013। and if the said national phase application is granted on 24/6/2016, फिर ये नेशनल फेज एप्लीकेशन है ना, वो होती है 24/6/2016 को ग्रांट। ये स्टोरी बन रही है। देन द टर्म ऑफ दी said पेटेंट एप्लीकेशन shall be up to, देखिए पीसीटी जब एप्लीकेशन होती है ना तो इंटरनेशनल फाइलिंग डेट देखनी चाहिए, नेशनल फाइलिंग डेट नहीं देखनी चाहिए। तो इंटरनेशनल फाइलिंग डेट है यहाँ पर 5/7/2012, तो वहां से 20 वर्ष यानी 5/7/2032 ये इसका टर्म रहेगा। तो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। अब कौन कौन सी जगह पर हमें नेशनल या ऑर्डिनरी फेज जो डेट ऑफ फाइलिंग है वो देखनी चाहिए? ऑर्डिनरी एप्लीकेशन, कन्वेंशन एप्लीकेशन, पेटेंट ऑफ एडिशन, पीसीटी को छोड़ के सभी टाइप के एप्लीकेशंस के लिए हमें डेट ऑफ प्रायोरिटी यानी जब वो नेशनल पहली बार प्रोविजनल फाइल हुआ था वही देखनी है, बट पीसीटी के लिए हमें इंटरनेशनल फाइलिंग डेट देखनी है एज पर दी सेक्शन 53। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। पहला स्टेटमेंट है मिस्टर राव इज अ रिसर्चर फ्रॉम अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट। मिस्टर राव एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट के रिसर्चर है ऑफ बेंगलोर एंड हैज फाइल्ड वन ऑर्डिनरी पेटेंट एप्लीकेशन बिफोर द पेटेंट ऑफिस। उन्होंने एक पेटेंट फाइल की है पेटेंट ऑफिस के वहां। ही हैज पब्लिश्ड द सेम सब्जेक्ट मैटर इन एन इंटरनेशनल जर्नल 5 years back before the filing date of the above mentioned patent application। एप्लीकेशन करने के 5 वर्ष पहले उन्होंने एक एप्लीकेशन पब्लिश कर दी थी, यही डिटेल पब्लिश कर दी थी। एज ही इज कॉन्फिडेंट रिगार्डिंग द फैक्ट दैट द ऑथर ऑफ द जर्नल एंड द पेटेंट एप्लीकेंट बीइंग द सेम एंड हिज एप्लीकेशन शैल नॉट बी रिफ्यूज्ड विद इन द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो क्या उनकी एप्लीकेशन 5 वर्ष के बाद फाइल हो सकती है? नहीं हो सकती है। 12 महीने होते तो ठीक है एज पर द सेक्शन नंबर 31, बट 5 वर्ष तो पॉसिबल ही नहीं है। चलिए दूसरा केस देखते हैं। Mr. Rao is a researcher of a reputed institute, जो ऊपर था वही लिखा है, of Bangalore and has filed an one ordinary patent application before the patent office through he has published the same subject matter in an international journal after the filing date of the above mentioned patent application। ओके, पहले पेटेंट फाइल की और उसके बाद में पब्लिश किया। एज ही इज कॉन्फिडेंट रिगार्डिंग द फैक्ट दैट द ऑथर ऑफ द जर्नल एंड द पेटेंट एप्लीकेंट बीइंग द सेम and his application shall not be refused within the provision of the patent act। तो जी हाँ, एज पर दी सेक्शन 33 यही बता रहा है कि पहले आपने प्रोविजनल फाइल कर दी, फिर आपने कहीं पर भी पब्लिकेशन किया, फिर आपने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल किया, तो उस केस में इन्फ्रिंजमेंट या एंटिसिपेशन नहीं हो रहा है, रिफ्यूज नहीं हो सकता है पेटेंट। सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट गलत है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड करेक्ट है, फर्स्ट गलत है। चलिए 23rd नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। वहां पर भी दो स्टेटमेंट है। कंपनी एक्स इज
हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस एट यूएस, कंपनी एक्स का जो बिजनेस प्लेस है ना वो यूएस में, एंड फाइल्ड इनिशियल एप्लीकेशन एट यूएसपीटीओ, यानी यूएसपीटीओ में उन्होंने एप्लीकेशन फाइल की थी। एंड आफ्टर 6 मंथ, फिर 6 महीने के बाद, from the US application the company has done some modification and filed another application as USPTO, दूसरी एप्लीकेशन फाइल की USPTO में। Within 12 months from the date of the first US filing, पहली जो एप्लीकेशन थी वहां से Company X filed an Indian application claiming the priority from the earlier two application. Company X filing an Indian application claiming the priority from the earlier two application from the US. Company X is allowed only to claim pertaining to earlier priority and therefore controller refuse it. And Company X is allowed to claim both the priorities, and priority date of the application is the date on which it was first disclosed. तो second answer सही है, refuse तो नहीं कर सकता है उसको controller, but जो जो फर्स्ट होगा वो प्रायोरिटी सही होगी, मींस जो फर्स्ट डिस्क्लोज होगा उसकी प्रायोरिटी मिलेगी। बोथ प्रायोरिटी क्लेम के हिसाब से दोनों प्रायोरिटीज आगे बढ़ सकती। कंपनी एक्स इज अलाउड टू क्लेम बोथ द प्रायोरिटीज एंड प्रायोरिटी डेट ऑफ द एप्लीकेशन इज द डेट ऑन विच इट वाज फर्स्ट डिस्क्लोज्ड। ओके, चलिए, पेटेंट ऑफ एडिशन जैसा ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 का बी आंसर करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, फर्स्ट गलत है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। 24 है, एज पर दी एक्ट क्लेम और क्लेम ऑफ द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन सेल, एज पर दी एक्ट claim or claim of the complete specification cell relate to a single invention, yes, as per the section 10 relate to a single invention होना चाहिए सारे claim, and relate to a group of invention linked to form a single inventive concept, सही बात है। तो ये दोनों चीज सही है, यानी both are correct, B is the correct answer for 24। 25th नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर भी वही है, दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है एप्लीकेंट एक्स एंड एप्लीकेंट वाई फाइल अ पेटेंट एप्लीकेशन जॉइंटली बिफोर इंडियन पेटेंट ऑफिस। यहां पर जॉइंटली वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। The application shall be examined on filing a request for examination within the prescribed time as per the provision of the act by either X or Y। X और Y में से कोई भी फाइल कर सकता है। दूसरा केस बता रहा है, applicant X and the applicant Y file a patent application jointly before the Indian Patent Office. The application shall be examined only filing a request for examination within the prescribed time as per the provision of the act by any other interested person Z। तो कोई भी कर सकता है, X, Y या Z कोई भी कर सकता है, तो दोनों ऑप्शन सही है। बट हाँ, दोनों ऑप्शन सही है। सो 25 का बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, डी इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, वापस दो स्टेटमेंट है। एज पर दी पेटेंट एक्ट 1970 इफ द एप्लीकेंट मेंशन अ बायोलॉजिकल मटेरियल इन द स्पेसिफिकेशन एंड इफ सच मटेरियल इज नॉट अवेलेबल टू द पब्लिक देन द एप्लीकेशन शैल बी कंप्लीटेड by depositing the material to International Depository Authority under the Budapest Treaty not later than the date of filing of the patent। यहाँ पर क्रक्स है, not later than the date of filing of the patent application in India and reference thereof shall be made in the specification within 3 months। ये तो आंसर एकदम सही है कि अगर कोई बायोलॉजिकल मटेरियल है जो आपके पेटेंट के रिलेटेड है तो पहले पेटेंट फाइल होने से पहले उसको आईडीए में सबमिट करना है। आईडीए में सबमिट होने के बाद उसका रेफरेंस 3 महीने के अंदर अंदर एप्लीकेशन फाइल करने के बाद दे देना है। As per the Patent Act 1970, if the applicant mention a biological material in the specification and if it is not available to the public, then he does not have to deposit the biological material to any international depository authority under the Budapest Treaty during the proceeding of the patent application। तो ये गलत है, उसको सबमिट तो करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो 1 is correct, 2 is false, 26 A is correct। 27 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ट्रीटी। पीसीटी का तो मेंबर है ही, पेरिस कन्वेंशन का भी मेंबर है, एंड बोथ ए एंड बी, तो ये तीनों आंसर सही है। ए बी एंड सी तीनों आंसर सही है। इट्स अ एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन है, एमएसक्यू मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन। ओके, वरना तो बोथ ए एंड बी, इसमें आंसर यही लिखते हैं 27 का ए बी सी। 28 पे आते हैं, चलिए
28 है। An applicant has received a direction from the controller under section 16. 16 क्या है? डिविजनल एप्लीकेशन का सेक्शन है of the patent act. Find out the correct options for further act by the application. He may file divisional application before grant. Yes, he can. He may ask an oral hearing to convince the controller that the invention comes under the single inventive concept. Yes, ये भी कर सकते हैं. डिविजनल एप्लीकेशन क्या होता है? एक से ज्यादा इन्वेंशन अगर एक एप्लीकेशन में है तो उसको डिवाइड करने के लिए कंट्रोलर ऑर्डर करते हैं, वो है सेक्शन 16. तो डिविजनल एप्लीकेशन भी फाइल कर सकते हैं और कन्विंस भी कर सकते हैं कंट्रोलर को कि आप जो सोच रहे हो वो गलत है, ये एक ही इन्वेंटिव कॉन्सेप्ट के लिए है. ही में फोरगो सेकंड इन्वेंशन, ये भी हो सकता है. ही में फाइल डिविजनल एप्लीकेशन फॉर द सेकंड इन्वेंशन आफ्टर द ग्रांट ऑफ फर्स्ट वन. ये गलत है, ऐसा नहीं होगा. तो ए बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर इज इन केस ऑफ 28 आंसर. चलिए एमएसक्यू टाइप है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. An application for a patent for an invention may be made by. कौन कर सकता है? True and first inventor? जी हाँ. Assignee of the true and first inventor? जी हाँ. Legal representative of the true and first inventor? जी हाँ. तो A, B, C तीनों आंसर सही है. तीनों लोग कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 29 के लिए जी हाँ. चलिए 30 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, दैट इज which of the following sections are applicable against the decision, order or direction of the controller under the provision of this act? Which of the following section are applicable against the decision, order and direction of the controller? कौन से applicable है? तो उसमें आपको आंसर मिलेंगे. कौन सा applicable है? 30 नंबर के क्वेश्चन के आंसर चाहिए आपको. सेक्शन 15 एंड सेक्शन 16 ऑफ द एक्ट. सेक्शन 15 क्या कह रहा है? स्पेसिफिकेशन अगर आपके बराबर नहीं है तो कंट्रोलर उसको रिफ्यूज कर सकता है. अवेलेबल है? जी हाँ, आप उनको कन्विंस कर सकते हो कि सर मैंने जो स्पेसिफिकेशन डाले हैं वो सही है. सेक्शन 16 डिविजनल पेटेंट की बात कर रहा है. डिविजनल पेटेंट में जो भी पेटेंट के डिवीजन हो गए वो भी अवेलेबल है कि सर इसको डिवाइड मत कीजिए, ये एक ही इन्वेंशन है, तो ये अवेलेबल है, यानी ये अवेलेबल है. सेक्शन 21 ऑफ द एक्ट, ये नेचुरल डिजास्टर के लिए है, यानी कि अगर फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट आ गई और फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट के बाद आपको 6 महीने के अंदर रिप्लाई करना है अगर आप पेटेंट एप्लीकेंट है तो उसको 3 महीने तक और एक्सटेंड किया जा सकता है बाय फाइलिंग फॉर्म 4. बट 9 नहीं, फॉर्म 4, 9 अर्ली पब्लिकेशन के लिए. बट अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया तो उस केस में उसको और भी आगे बढ़ाया जा सकता है. तो ये अपीलेबल नहीं है, ये बात है एक्सटेंशन ऑफ टाइम की, तो ये गलत होगा आंसर, अपीलेबल नहीं है. सेक्शन 54, 57, 60 ऑफ द एक्ट, ये अपीलेबल है. सेक्शन 17, 18, 19 ऑफ द एक्ट, 17 क्या कह रहा है? 17 कह रहा है पोस्ट डेटिंग. 18 कह रहा है 18 कह रहा है दी एंटिसिपेशन एंड 19 कह रहा है पोटेंशियल इन्फ्रिंजमेंट. जो पावर ऑफ कंट्रोलर है उसके बारे में बात हो रही है. तो ये सारी चीजें अवेलेबल है. ए, सी एंड डी सभी अवेलेबल है एक्सेप्ट 21 ऑफ द एक्ट. तो ए, सी, डी इज द करेक्ट आंसर इन केस ऑफ question number 30. Thank you very much for such kind of love and support. Keep supporting me and also write down your comment in the comment section so that I can go through it and I can give you the direction or I can provide you the solution of that queries. Thank you very much. Have a nice day.